Okay, last lecture we learn about the antidiuretic hormone system, ADH system. So we'll talk about ADH system. जैसे मैंने पहले भी बोला था, ADH system is a system where when your body detects there is a change in osmolarity in your blood. So whenever there will be a decrease or increase in your blood osmolarity, it will be detected by the receptors which are present in your hypothalamus. So this is a part of your brain where which is responsible for the your thirst, blood pressure regulation, and all this process. Specifically, when we talk about this one, so whenever there is an increase in your osmolarity, which will be detected by the osmoreceptors of the hypothalamus, they detect it, they sense it that there has been increase in the osmolarity. That means the mineral concentration of the blood has been increased. Now, second, increase होने के बाद क्या होगा? Once it is detected, it will activate our the hypothalamus will trigger release certain factors and that will release some hormone from the neurohypophysis of pituitary gland, and the name of that hormone or chemical is nothing but your antidiuretic hormone, which is also known as vasopressin. It is also known as vasopressin. Vasopressin, why? Because this is the one which also increases the causes the increase in blood pressure na, इसलिए. Now, as soon as antidiuretic hormone or vasopressin has been released, what will happen? It will stimulate the reabsorption of water. It will act, specifically it will act at your distal convoluted tubule, because this is the portion where after this you get the concentrated urine. So more and more water will be reabsorbed. So here what happens? So your urine output has been decreased and the blood volume has been again increasing, because the nephric filtrate which has been passing from the Henle's loop to deciduous city, the maximum will be get reabsorbed. तो आपका यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा? यूरिन आउटपुट डिक्रीज मतलब क्या? मैक्सिमम वाटर हैज बीन फिर से किस में आ रहा है? ब्लड में. तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज. तो दैट रिजल्ट्स इनटू द सिंपल सी बात है. अगर मैंने पहले भी बोला था, जैसे कि आपका सॉल्यूशन में अगर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो वी ऐड सॉल्वेंट. सिमिलरली यहाँ पे बॉडी क्या करेगा? ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होने की वजह से देयर बी इंक्रीज मिनरल कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट्स. सो उसको बैलेंस आउट करने के लिए बॉडी विल एब्जॉर्ब वाटर. तो उससे क्या होगा? द इफेक्ट विल बी बैलेंस आउट. इफेक्ट विल बी बैलेंस आउट. तो जिससे क्या होगा? हमारा वाटर रिएब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट दैट रिजल्ट्स आल्सो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एज वेल. और जिससे हमारे जैसे एज सुन एज सॉल्वेंट एब्जॉर्ब हुआ ना, वाटर रिएब्जॉर्ब हुआ, तो ऑस्मोलरिटी विल बी डिक्रीज हो जाएगा. तो नॉर्मल एक्टिविटी, तो अगेन चेंज इन ऑस्मोलरिटी ऑफ द ब्लड अगेन डिटेक्टेड बाय द ऑस्मोरेसेप्टर्स. बाबा कि अभी बहुत ज्यादा हो गया, अभी नाउ इट्स बीन डायल्यूटेड, तो नाउ अभी इसका काम नहीं, तो इसको रोक दो सिक्रेशन. एम आई क्लियर? इसलिए यूजुअली बोला जाता है कि द पर्सन हु आर हैविंग द ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम दे एडवाइज टू हैव अ लो सॉल्ट फूड. मतलब उनका खाने में अगर लो हाई सॉल्ट अपटेक होगा तो क्या होगा? ऑस्मोलरिटी, ऑलरेडी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ही इज ऑन मेडिकेशन, आप सॉल्ट अपटेक बढ़ा रहे हो. सॉल्ट अपटेक बढ़ेगा तो क्या होगा? मोर वॉल्यूम विल बी इंक्रीज. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. दैट वे इट विल रिजल्ट इनटू द इंक्रीज ब्लड प्रेशर. तो इसलिए बोला जाता है कि अगर हम लोग की दोस्त पेशेंट हु आर हैविंग ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, तो उनको बोलते हैं सॉल्ट कम खाओ. देयर आर सर्टेन मेडिसिन, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि कुछ इस एडीएच को डायरेटिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एडीएच को ब्लॉक कर देते हैं या फिर हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे ताकि एडीएच सिक्रेशन ना हो. अगर एडीएच सिक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा डिसिडियल सिटी की परमेबिलिटी बढ़ेगी क्या? नहीं. परमेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो वाटर रिएब्जॉर्प्शन होगा क्या? नहीं. तो द यूरिन आउटपुट विल बी इंक्रीज. अगर यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज. ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज. ओके. Okay. The second system, which is your RAS system, renin angiotensin aldosterone system. Okay.
यहाँ पे देखो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास ना, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, तो इसी के बेसिस पे इसका नाम बना रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। इफ यू रिकलेक्ट, जब हम लोग ने जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस पढ़ा था, JGA, these are the one which made up of two types of cell, एक जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल और दूसरा होता है हमारा मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा आर द सेल्स व्हिच आर डेंसली पैक्ड, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स व्हिच आर इन क्लोज कांटेक्ट विद द, जहां पे हमारा DCD के कांटेक्ट में। नाउ ये दोनों से मिला के क्या बनेगा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो कि हमारे बॉडी में, हमारे किडनी में एक तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है ना, ऑल्सो रिलीजेस वन हार्मोन नोन एज रेनिन। इसका नाम क्या है, रेनिन। नाउ लिसन केयरफुली, तो हमारा एफरेंट आर्टरियल मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे so the inflow, the blood supply to the afferent arteriole has been decreased। अभी जाहिर सी बात है कि हमारा afferent arteriole का क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हैज बीन डिक्रीज। तो अभी जैसे ये डिक्रीज होगा, इट हैज बीन डिटेक्टेड बाय द आर्टेरियल, देख रहा है कि बाबा समझो फॉर एग्जांपल हमारा पाइप कितने इंच का है, 3 इंच का, पानी बहुत कम आ रहा है, तो इट कैन प्रेशर कुछ होगा क्या अंदर, इट कैन इजीली थिंग्स विल बी पास आउट। सिमिलरली जब हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, तो हमारी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस गेट एक्टिवेटेड, एक्टिवेट होगा तो ये रिलीज करेगा रेनिन। रेनिन जैसे रिलीज करता है, वहां पे हमारा रेनिन, वहां पे एक एंजाइम होता है दूसरा, ऑलरेडी हमारे बॉडी में एक एंजाइम जो हमारे हेपेटोसाइट रिलीज करते हैं, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। क्या है, एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन गेट कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 1। as soon as angiotensin 1 बन जाता है, which is the inactive form, जो कि हमारा inactive form है, and this is the active form। so angiotensin 1 जो कि हमारा inactive form में है, हमारा angiotensin converting enzyme कन्वर्ट करेगा इसे angiotensin 2 में। इसमें angiotensin 2, as soon as angiotensin 2 बन जाता है, ये 3 वे से काम करता है, 3 जगह पे काम करता है। सबसे पहले अभी यहाँ पे ये पाइप है, इस पाइप में इनफ्लो कम है, तो उसने क्या किया, पाइप का है कॉन्स्ट्रिक्शन किया, कितना बड़ा दरवाजा है तो आराम से निकल जा रहे, लेकिन वही दरवाजे का साइज कम होता, तुम्हें प्रेशर महसूस होगा ना। सिमिलरली इट विल कॉजेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टेरियोल। कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। ओके, सो नाउ, सो इससे पहला ऐसे ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। दूसरा, ये हमारे पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूबुल को स्टिमुलेट करेगा। अभी पीसीटी में आपको पता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्टिवली रीअब्सॉर्ब द थिंग। तो यहाँ पे हमारा Na+ का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, Cl- का होगा, H2O का, मतलब जाहिर सी बात है Na+ Cl- का रीअब्सॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, ऑस्मोलरिटी चेंज, अगेन ADH सिस्टम कम्स इनटू द एक्शन, है कि नहीं, तो ये एक्शन में आ जाएगा। फिर तीसरा आता है हमारा, ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब क्या, हमारे किडनी के ऊपर, अगर आप हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, बराबर कि नहीं, इसे सुप्रा, इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन होता है बाहर वाला, दिस इज द वन, ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड, ये एक स्टेरॉइडल हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन। क्या नाम है, अल्डोस्टेरोन। कॉर्टेक्स हमेशा बाहर वाला पार्ट, मेडुला मिडल वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली, ये जो कॉर्टेक्स हमारा है, इसने क्या रिलीज किया बेटा, अल्डोस्टेरोन। अभी ये अल्डोस्टेरोन जाके अगेन डीसीटी और सीटी पे काम करेगा,
एसिडिसिटी में क्या करेगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अभी जाहिर सी बात है सोडियम का बढ़ा तो क्या होगा, अगेन चेंज इन, again detected by hypothalamus, activate ADH, blood volume increase, blood volume increase होगा तो blood flow increase, blood flow increase to blood pressure increase। दूसरी चीज, अगर उसने वाटर रिएब्जॉर्ब करा दिया तो भी वाटर रिएब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज तो ब्लड प्रेशर। This is how this is responsible for the increasing blood pressure. There's another medicines which are known as ACE blocker। ACE blocker मतलब क्या, ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ना, इससे ही ब्लॉक करने वाले कुछ मेडिसिन होते हैं। अगर इसे ब्लॉक कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा क्या, अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन रहा है तो ये तीनों जो फैक्टर जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं बढ़ा पाएंगे क्या। तो इस तरह से हम लोग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो वहां पे उसे ब्लॉक करने की वजह से ये तीनों फैक्टर से हमारा ब्लड प्रेशर हम लोग डिक्रीज कर देंगे। ओके, चलो लिख लो। पुढे तुम्ही सिरियसली घेता असं पण ते कर ना, बायोचं लेक्चर आहे मॅथ्स।
हो गया? Now listen. So we'll talk about the excretion. Okay. Now composition of urine. When we talk about urine, तो पहले समझ लो प्रोसेस मिक्सचुरेशन होता क्या है. तो एज सुन एज देखा हम लोग ने कि हमारे बॉडी में नेफ्रॉन से क्या होता है, डेसिटी से पहले आएगा ग्लोमेरुलस, वहां से ब्लड आएगा, प्लाज्मा कहाँ पे पास होगा, बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्टर, वहां से आएगा पीसीटी, पीसीटी से हेनलेज लूप, हेनलेज लूप से डीसीटी, डीसीटी से कलेक्टिंग ट्यूबल, कलेक्टिंग ट्यूबल से रीनल पैपिले, रीनल पैपिले, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के बाद इट विल बी पास टू द यूरेथ्रा. नाउ
सो जब हम बात कर रहे हैं तो एज यू अवेयर कि हमारे बॉडी में जब ब्लैडर की कैपेसिटी 500 700 टू 800 ml का है, सो मतलब जैसे ही जाहिर सी बात है वहां पे जब यूरिन अक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा, इट विल बी गेट स्ट्रेच अप, बराबर कि नहीं? तो जब ये स्ट्रेच हो जाएगा तो उससे क्या होगा, स्पेसिफिकली स्ट्रेच होने की वजह से वहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। तो इट्स लाइक हमारे बॉडी का इट्स नर्वस एंडोक्राइन मतलब न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, नर्वस सिस्टम का पार्ट है वहां पे। हमारे जैसे ही वो स्टेट रिसेप्टर्स हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब स्ट्रेच हो जाएंगे, तो इट विल बी सेंस और वो कमांड भेजेंगे हमारे सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। कि वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जैसे ही कमांड आता है तो हमारे वहां पे जो स्पिंक्टर्स होते हैं ना, इट विल बी गेट ओपन अप। दिस आर दी वॉलंटरी मूवमेंट। तो उससे मोटर न्यूरॉन लेके आएगा इम्पल्स की बाबा यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है, यहाँ पे हम लोग को ये करना है। तो इट विल बी द वन द न्यूरॉन्स द स्पिंक्टर गेट ओपन, स्पिंक्टर ओपन होगा तो urine will be thrown out from the body through the urethra. So passing of urine from bladder through urethra is known as micturition. उसे क्या कहते हैं हम लोग? micturition. Secondly, अगर हम लोग देखेंगे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अराउंड 1.03 टू 1.04 आएगा। हाँ, दूसरी चीज पेल येलो कलर का रहेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टू द इंडिविजुअल कि एक इंडिविजुअल का कितना वाटर कंजम्पशन है। A person who is having a low fluid intake, urine will be more concentrated and more dark in color. A person will be having, अगर जिसका वाटर अपटेक सही है, बहुत ज्यादा भी है, तो क्या होगा, यूरिन विल बी मोर और लेस वाटर इन कलर, वाटरी कलर का रहेगा, आपका वहां पे पेल येलो कलर नहीं आएगा। देन उसके बाद देखा जाए तो इट विल बी स्लाइटली एसिडिक। हाँ, उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे उसको एक टिपिकल ऑर्डर आता है हमारा उसमें, मालूम है यूरिन में इट अराउंड 20 टू 30 ग्राम ऑफ द यूरिया इन अ डे योर एंटायर, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के बॉडी से थ्रोन आउट होता है। दूसरी चीज, एक इंडिविजुअल में अराउंड 1 टू 1.5 और 1.8 लीटर तक यूरिन पूरे दिन भर में रिलीज करेगा। मतलब अगर आपका फ्लूइड इंटेक सही, जो आइडियल कंडीशन है, आपका स्वेटिंग वगैरह नहीं हो रहा, बट यू आर हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, तो आपका यूरिन आउटपुट विल बी 1.5 टू 1.8। ओके, यूरिन का कलरेशन चेंज होने के रीजन, सबसे पहला द पर्सन जिसने अगर कोई मेडिकेशंस पे है, विटामिन सप्लीमेंट्स पे है, या फिर आप बीट रूट या बी कॉम्प्लेक्स का कंजम्पशन आपका बहुत ज्यादा है, तो भी यूरिन का कलरेशन चेंज हो जाता है। ओके, दूसरी चीज अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत रेयर हमारे बॉडी में पल्स सेल्स है ना, ये और फॉर्म होते हैं, ब्लड सेल्स वगैरह फॉर्म होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। ओके, कभी कभी हमारे यूरिन में प्रेजेंस क्या प्रेजेंट रहेगा, ग्लूकोज, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसोरिया। ग्लाइकोसोरिया ये कब प्रेजेंट होगा, तो सपोज अ पर्सन हु इज हैविंग अ डायबिटीज, डायबिटीज होगा तो क्या होगा, सो डायबिटीज में जैसे मैंने पहले बोला था, ऑलरेडी शुगर इज ऑन एलिवेटेड लेवल, इंसुलिन इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। तो जब शुगर हमारा एलिवेटेड रहेगा तो क्या होगा, बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में शुगर ऑलरेडी भरा हुआ है। दूसरी चीज, उससे क्या होगा, अगर ब्लड स्ट्रीम में शुगर अच्छा रहता है तो बॉडी 180 mg तक ही रीएब्सॉर्ब करेगा। कितना, 180 mg। उसके अबव बॉडी विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, मतलब सॉरी ग्लूकोज विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन। सो जब ये पर्टिकुलरली पास ऑन होगा यूरिन के थ्रू, और ऑलरेडी इफ द यूरिनरी पार्टिकल एक्सपोज टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसलिए दोज हु आर डायबिटिक आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन, आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, ये हो गया हमारा इसके बारे में। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग अदर एक्सिलरी ऑर्गन, अगर अगर एक्सिलरी ऑर्गन में देखेंगे स्पेसिफिकली हम लोग को दो चीजें लर्न करनी, एक है हमारा स्किन, दूसरा है हमारा लंग। यहाँ पे आपके दो चीजें आएंगी, अगेन सेबेशियस ग्लैंड और दूसरा आएगा स्वेट ग्लैंड। लंग इज द वन जो आपको क्या करेगा, एक्सचेंज CO2 O2, बराबर है। नाउ लेट्स लर्न वन बाय वन। जब बात करते हैं हम लोग स्किन की, एज यू अवेयर, स्किन का अगर हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन,
ठीक है। ना, ओके, समझो। जब बात करते हैं हम लोग सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड की, एज यू आर, हमारे बॉडी पे जो हमारा स्किन होता है टॉप मोस्ट लेयर पे, देयर इज फाइन पोर्स आर प्रेजेंट। इस पोर्स से हमारी बॉडी क्या करती है, रिलीज करती है सर्टन मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे कि हमारा स्वेट। अगर स्वेट का कंटेंट देखोगे आप, क्वालिटी होता है ना। अगर हम लोग डार्क कलर का क्लॉथ वेयर किए और वो बहुत पसीना आ गया, सूखने के बाद कैसा, हम वी कैन सी द व्हाइट क्रस्ट ओवर देयर ना, तो इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड। दूसरी चीज और पानी होता है, बराबर। दिस हेल्प इनटू द होमियोस्टेसिस, हमारे बॉडी में बैलेंस आउट करने के लिए हेल्प आउट करता है। स्पेसिफिकली समर, जहाँ पे हॉट टेम्परेचर रहेगा, वी गेट मोर स्वेट आउट। लेकिन जब टेम्परेचर लो होता है, हमें स्वेट आउट कम हो जाता है, तो अब हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। तो पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखेंगे, पहला उसमें जो ग्लैंड हम लोग करें, स्वेट, जो कि मैंने बोला कि आपके बॉडी में होमियोस्टेसिस और पीएच बैलेंस करने के लिए हेल्प आउट करता है, मतलब अगर देखेंगे। तो दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, सेबेशियस ग्लैंड, दिस इज द ग्लैंड which has been like specifically present on your skin, that to be on the face and the neck region। अभी यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये वाला रीजन, यहाँ पे ये जो ग्लैंड है, दिस इज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। ओके, इसमें जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस में होता है। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस, आपने बताया कि ये एज, टीनेज एज में जब हार्मोनल चेंजेस ऑन पीक स्पेसिफिकली, तो ये जो ग्लैंड है, यहाँ से एक ऑयली प्रोडक्ट निकलता है, एंड इट विल फॉर्म अ लेयर ऑन इट। हम लोग ना चेहरा बहुत ऑयली हो रहा है हम लोग का, तो स्पेसिफिकली दैट ऑयल इज नथिंग बट द सीबम, व्हिच इज द नेचुरल मॉइस्चराइजर ऑफ योर स्किन। नेचुरल, जिससे आप निविया, वैसलीन, ये 24 आवर्स मॉइस्चराइजर एंड ऑल, ये कुछ सिरामिड में कुछ नहीं, दिस इज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर। तो ये क्या करता है, अभी जब ये काम कैसे करता है, स्पेसिफिकली दिस विल फॉर्म अ लेयर ऑन द स्किन। अभी जैसे मैंने बोला, हमारी स्किन से कंटिन्यू वाटर लॉस हो रहा है। अभी मेरा एक बात बताना, ये वाला बैरियर काम करेगा तो क्या होगा, जो भी हमारे स्किन के लोअर लेवल से हमारे क्या आ रहे वाटर आ रहा है, इट विल बी गेट ट्रैप ऑन द टॉप मोस्ट लेयर। तो हमारा स्किन क्या रहेगा, सॉफ्ट एंड सपल, सॉफ्ट एंड सपल, हाइड्रेटेड रहेगा। तो वहां पे ऐसे हमारे, आपने देखा रहेगा, आपकी दादी नानी कभी वो जाएगी मेडिकल में, बोलेगी नहीं बाबा एक काम कर, वो वैक्सीन का 24 आवर प्रोटेक्शन वाला या निविया का 24 आवर प्रोटेक्शन वाले, ये सिंपल, हमारा यूजुअली खोपरे का तेल लेंगे, applied, because this oil is nothing but the lipid which will form a layer on it। लेयर फॉर्म करेगा तो क्या होगा, लेयर फॉर्म होगा तो इट विल डजंट अलाउ द वाटर टू गेट इवेपोरेट आउट, और वो वहां पे पूरी तरह ये कर देता है। सो अगर हम लोग देखेंगे, सिबेशियस ग्लैंड से हमारा जो प्रोडक्ट निकलता है उसे कहते हैं सिबम। ओके, थोड़ा सा ऑफ लेवल जा रहा हूं। अभी यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, ये वाले रीजन में देखना, यहाँ पे अगर सम ऑफ द अदर में ये पोर्शन ब्लॉक हुआ, ये सिबम बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये पोर्शन ब्लॉक हो गया, हो गया ब्लॉक। नाउ अभी ये इसे कहते हैं हम लोग पाइलो सिबेशियस यूनिट। पाइलो मतलब हेयर, सेबेशियस मतलब आपके हेयर के बराबर यहाँ पे कनेक्ट में ये यूनिट है, इसे पाइलो सेबेशियस यूनिट कहते हैं हम लोग। नाउ अभी यहाँ पे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी नॉर्मली तुम्हारी बॉडी तो सीबम प्रोड्यूस कर रही है ना, और वो पोर ब्लॉक हुआ तो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इट विल गेट accumulated over here and it will lead to the elevation form like this।
ये क्या हो रहा है? इट विल फॉर्म एलिवेशन ओवर हियर। जब हमारे यहाँ पे ऐसा एलिवेशन आ जाएगा जहाँ पे स्किन स्किन में मतलब यहाँ पे है सिर्फ हेयर वाली यहाँ पे जहाँ पे हमारा पोर्स होते हैं फाइन पोर्स वहाँ पे अगर वो पोर ब्लॉक हुआ अभी वहाँ पे एलिवेशन आ गया क्यों क्योंकि वहां से अंदर से क्या डिपॉजिट हो रहा था सीबम सीबम तो बाहर आ नहीं पा रहा है और वहां पे एक अनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगा जाहिर सी बात है ना ये ब्लॉक किया ना ऑयल ने इससे ब्लॉक किया ये अंदर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसका नाम है प्रोपियोनियोबैक्टीरियम एक्ने एंड दैट रिजल्ट्स इनटू पिंपल और आपका एक्ने जिसे हम लोग कहते हैं इसलिए आप देखना जिन्हें पिंपल या कुछ स्किन की ट्रीटमेंट में आप फेस केस में जा रहे हो तो मोस्ट सबसे कॉमन है उसमें एक प्रिस्क्रिप्शन होता है फेस वॉश फेस वॉश क्या कहता है वो पोर्स को ओपन अप करता है अगर पोर्स ही ओपन अप हो जाएंगे तो नेचुरली सीबम विल बी गेट एक्सट्रैक्ट आउट नो नीड टू यूज एनी मेडिसिन तो अगर आप दिन में भी अच्छे से फेस वॉश यूज करके ये करोगे तो आपके स्किन सॉफ्टनेस अप लगेगी पिंपल्स होने के चांसेस कम होते हैं दूसरा रीजन पिंपल फॉर्म होने के होते हैं आपका ये पोर्स ब्लॉक होने के होते हैं एक तो पोल्यूशन की वजह से दूसरा हार्मोनल और तीसरा होता है हमारा डैंड्रफ मैंने पहले बोला था अगर आपके स्किन में आपके स्काल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ दिस फाइन प्लेयर्स विल बी कम ओवर हियर और डैंड्रफ से वजह से अगर आप देखोगे ना ये वाला पोर्शन यहाँ पे आपके पिंपल्स आएंगे बैक वाले पोर्शन पे नेक वाले रीजन पे और सर्टन यहाँ पे आ जाएंगे ये वाले पोर्शन कभी यहाँ पे पिंपल्स नहीं आते ये वाले पोर्शन पे आपको पिंपल्स ज्यादा आएंगे बिकॉज ऑफ डैंड्रफ ओके तो ये हो गया तुम्हारा स्किन और लंग्स के बारे में एक बार गो थ्रू कर लो एनी डाउट जस्ट लेट मी नो ओके बिफोर दैट लास्ट सुनो पहले लास्ट में अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हमारा जब रास एक्टिवेट होता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होने से क्या होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो हार्ट के ऊपर ब्लड फ्लो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हमारे हार्ट में दो चेंबर है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम ये रिसीविंग चेंबर है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बरोबर नाउ जब हमारे राइट वाले एट्रियम में हम लोग ने देखा कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो आएगा भी ब्लड ज्यादा तो लंग्स के पास भी ज्यादा जाएगा लंग्स से आएगा भी रिटर्न तो हमारे दोनों रिसीविंग चेंबर में जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तब क्या होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो एट्रिया में जैसे ही ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तब ये हार्ट वॉल रिलीज करती है एक फैक्टर जिसका नाम है ANF एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर और जिसे ANP भी कहा जाता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड ये क्या करता है दिस कॉजेज वैसोडाइलेशन पहला चीज ये हमारे रास को एडीएच को इनएक्टिवेट कर देगा और अभी जाहिर सी बात है रास को एडीएच को इनएक्टिवेट करने से क्या ब्लॉक करने से क्या होगा ब्लड वॉल्यूम बढ़ना कम हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम कम होगा मैंने बोला दो तो 2 इंच का पाइप है तो उससे जगह कम मतलब जगह कम रहेगा तो लोग ज्यादा जा पाएंगे क्या नहीं लेकिन वही वैसो डायलेशन हुआ तो ब्लड इजीली फ्लो हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर विल बी रिलीज तो ये ब्लड प्रेशर रिलीज करने के लिए हेल्प आउट करता है वैसो डायलेशन करता है ये हमारा क्लियर ओके एक बार हमारे टेक्स्ट बुक का गो थ्रू कर लो कुछ डाउट है पूछ लो हम्म
ओके. कॅल्सिट्रॉल इज द वन की आपला कॅल्सिट्रॉल एक कॉम्पोनंट आहे बाळा, ज्याला व्हिटॅमिन D3 डेरिव्हेटिव्ह बोललं जातं. ते आपल्याला कॅल्शियम ॲब्झॉर्प्शनसाठी हेल्प आउट करतं. तर किडनी आपल्याला कॅल्सिट्रॉल प्रोड्यूस करायला हेल्प आउट करतं. त्याच्यामुळे जे डाएटमध्ये जे आपण जे कॅल्शियम घेतो ना, ते ॲब्झॉर्ब करायला हेल्प आउट करतं. युजुअली तुम्ही कधी डॉक्टरकडे गेलात, तर डॉक्टरना अलोंग विथ कॅल्शियम ना, कोले कॅल्सिफेर व्हिटॅमिन D3 च्या कॅप्सूल देतात. त्या आठवड्यातून एकदा घ्यायचे. ते काय करतं, ते आपल्या बॉडीमध्ये आहे ना, कॅल्शियम जे आपण आपल्या डाएटमध्ये येतं ना, ते बोन्समध्ये पुश करायला हेल्प आउट करतं. म्हणजे ॲब्झॉर्ब करायला हेल्प आउट करतं. कॅल्सिट्रॉल. किडनी खूप सारं फंक्शन घेतं. आता आपलं एरिथ्रोपोएटिन, परत हे कॅल्सिट्रॉल, रेनिन, परत आपलं अंजिओटेन्सिन हे परत अल्डोस्टेरॉन असे परत अजून ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स आहेत, कॉर्टिसॉल्स हे खूप सारे हार्मोन आपल्या किडनी प्रोड्यूस करते. बघा. तिथे नमकीन दिले सर. Osmolality of blood increases due to any reason. By eating namkins, namkins म्हणजे ज्याच्यामध्ये सॉल्टचं कंटेंट जास्त. आणि ड्यू टू स्वेटिंग आउट केल्यामुळे काय होतं, वॉटर लॉस झालं ना बाळा. तरी पण आपल्या बॉडीमध्ये मिनरलचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार ना. कशामध्ये? नाही. ब्लड व्हॉल्यूम कसं इन्क्रीज होणार? पहिले सॉलिड लिंबू पाणी बनवते. लिंबू पाणीमध्ये मीठ जास्त झालं. त्यात तू पुन्हा मीठ टाकशील का? तू काय करणार? तू त्यामध्ये पाणी ॲड करशील. आता बॉडी तिथं पाणी कुठनं आणणार? तर बॉडी काय करणार? जे युरिनमधून वॉटर लॉस होतोय ना, तो ना होऊन देणार. तो कमी करणार. म्हणजे जे नेफ्रॉनमध्ये आलं, रिअब्झॉर्ब करून घ्या. रिअब्झॉर्ब केल्याने काय झालं, की वॉटर विल बी रिअब्झॉर्ब आणि त्याच्यामध्ये ब्लड व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला. काय डाऊट? कोणत्या याच्यामध्ये? पुन्हा एक्सप्लेन करू का काय सगळं? समजलं ना? हे लक्षात ठेव. रेनिन किडनीवर रिलीज होतो. हे हेपॅटोसाइट्स लिव्हरचे सेल प्रोड्यूस करतात. त्याच्यामधून अँजिओटेन्सिनोजेन
कन्वर्ट होतं अँजिओटेन्सिन 1 ला, अँजिओटेन्सिन 1 अँजिओटेन्सिन 2 ला. आणि जोपर्यंत अँजिओटेन्सिन 2 होणार नाही, ह्या तिन्ही गोष्टी होणार नाही. ओके. इनएक्टिव्ह म्हणजे बाळा काय, अँजिओटेन्सिन 1 जो आहे ना, हा इनएक्टिव्ह फॉर्म आहे. अँजिओटेन्सिन 2 हा जो ऍक्टिव्ह फॉर्म आहे. हा जोपर्यंत बनत नाही ना, तोपर्यंत ह्या तिन्ही ऍक्शन होणार नाही. म्हणजे ह्याला आपण ऍक्टिव्ह फॉर्म म्हणतो. आता हा असेल ना, तर ह्या तिन्ही ऍक्शन होणारच नाही. जो अँजिओटेन्सिन 2 बनला, थोडं स्ट्रक्चरल चेंजेस आहेत. अँजिओटेन्सिन 1, अँजिओटेन्सिन 2 थोडं स्ट्रक्चरल चेंजेस आहेत. ते कोण करतं? अँजिओटेन्सिन कन्व्हर्टिंग एन्झाइम. आणि 2 जोपर्यंत बनणार नाही, तोपर्यंत तिन्ही काम होणार आहेत का? तिन्ही आर्टिकलचं कन्स्ट्रक्शन नाही होणार, परत तुझं पेशीमध्ये ऑब्झर्प्शन नाही होणार, अल्डोस्टेरॉन रिलीज नाही होणार. आता नाहीतर एवढेच जर प्रोसेस झाली असते ना, पुढची नसती झाली. म्हणून तर आपण जे मी तुला मागाशी काय बोललो, की स्पेसिफिकली आपले जे रिसेप्टर्स आहेत, ते म्हणजे हे काय त्याचं नाव, मेडिकेशन्स हिचं काम करतात. ते काय करतात, ह्या एसला ब्लॉक करतात. जर का एसला ब्लॉक केलं, तर अँजिओटेन्सिन 1 अँजिओटेन्सिन 2 मध्ये कन्वर्ट होईल का? कन्वर्ट नाही झालं तर हे तिन्ही गोष्टी होतील का? आणि या तिन्ही गोष्टी काय करतायत? ब्लड प्रेशर वाढवतायत. म्हणून आपल्याला हे ब्लड प्रेशर कमी करायला हेल्प होतं. समजलं? हे फार्मसीला किंवा ह्याला जाल ना, मेडिकलला, त्यावेळी तुम्ही हे लर्न करा. की बाबा एस कन्व्हर्टिंग, एस ब्लॉकर काय असतं, बेटा ब्लॉकर असतं, डायरोटिक्स असतात. सो हे सर्टन मेडिसिन्स जे ब्लड प्रेशर कमी करण्यासाठी वापरतो आपण. तसंच एक मेडिसिन्स आहे. आता याच्यामध्ये बघ, हिचं आपला जो हा पीसीटी वाला पार्ट आहे ना, हा पीसीटी वाला पार्ट, या पार्ट मध्ये ना मला इथे चॅनल असतात. या चॅनलला बोललं जातं सोडियम ग्लुकोज ट्रान्सफर चॅनल. सोडियम ग्लुकोज ट्रान्सफर चॅनल. आता मी काय बोललो तुम्हाला, पीसीटी मध्ये तुमचं ग्लुकोज सोडियम ऍक्टिव्हली ऍब्झॉर्ब होतं. हा, आता मला सांग, ते ऍब्झॉर्ब होणार म्हणजे ते एका स्पेसिफिक चॅनल थ्रू पास होणार ना. पण हे चॅनलच ब्लॉक केलं तर, ह्याला ब्लॉक केलं, ह्याला ब्लॉक करून ठेवलं आपण, तर काय होईल? याला ब्लॉक केल्यामुळे काय होऊन जाईल बाबा, इथून ग्लुकोज पुन्हा ब्लडस्ट्रीम मध्ये ऍब्झॉर्ब होईल का? जर ग्लुकोज ऍब्झॉर्ब नाही झालं तर काय होणार? ऍज इट इज जे नेफ्रिक फिल्ट्रेट मध्ये ग्लुकोज आहे, ते युरिन मधून पास होणार आणि ह्याच्याने सुद्धा तुझी ब्लड शुगर कमी होईल. SGLT2 रिसेप्टर्स, SGLT2 ब्लॉकर्स, म्हणजे ज्याला बोलतो आपण सोडियम ग्लुकोज लिंक ट्रान्सफरेस, जे हे आहेत इनिबिटर्स आहेत, ते काय करतात? या चॅनलला ब्लॉक करतात. आणि या चॅनलला ब्लॉक केल्यामुळे काय होतं, की आपल्या बॉडीमधून जी युरिन सॉरी, जे नेफ्रिक फिल्टरमध्ये जे ग्लुकोज आहे, ते रिअब्झॉर्ब होतच नाही. ओव्हरऑल जर का बॉडीतून जे ग्लुकोज तुझ्या नेफ्रिक फिल्टरमध्ये ते पास ऑन झालं, तर काय झालं? ब्लड व्हॉल्यूम मधलं शुगर तर कमी होणारच ना. असं हे डायबिटीज मध्ये पण शुगर कमी. पण ह्याचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम काय? हे तुम्हाला फ्रिक्वेंट युरिनेशन साठी निर्माण, म्हणजे कारण जे रिअब्झॉर्ब होत नाही, त्याच्यामुळे काय होतं? फ्रिक्वेंट युरिनेशन होतं. युरिनेशन झाल्यामुळे काय होतं? युरिनेशन झाल्यामुळे सारखं सारखं युरिनेशनला, फ्रिक्वेंट युरिनेशनला जावं लागतं. रात्रीच्या ते थोडं डिस्कम्फर्ट आहे. आणि कधी कधी मोस्टली सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम काय? ह्याच्यानी हे युरिन ट्रॅक इन्फेक्शन कॉमन्स आहेत थोडे. ठीक आहे, इश्यू. ओके, डाऊट नाही.
पेपर है ना तुमचं? पेपर आहे ना? चला बस.